नमस्कार। मैं हूं रमेश कुमार और आप देख रहे हैं आरकेडी नेटवर्क। साथियों, आज गणतंत्र दिवस है और इस पावन अवसर पर हर वर्ष हम लोग शपथ लेते हैं कि अपने देश को, अपने समाज को, अपने राज्य को बदलना है, प्रगति की ओर ले जाना है। लेकिन ये मात्र एक स्लोगन ही रह जाता है, एक नारेबाजी में ही दबकर खत्म हो जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वास्तव में हम सब नारे तो लगा लेते हैं, शहीदों को नमन कर लेते हैं, लेकिन उनको श्रद्धांजलि देने का ढोंग करते हैं, उनको वास्तविक श्रद्धांजलि देते ही नहीं। साथियों, हमारे शहीद जो हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर चले गए और अपने इस प्यारे वतन को हम सभी के हवाले कर गए, उनका मकसद ये मात्र नहीं था कि हमें अंग्रेज़ों से इस देश को स्वतंत्र कराना है, आज़ाद कराना है। उनका मकसद ये था अंग्रेज़ों से मुक्त कराने का कि हम सभी भारतवासी अपने देश में एकत्रित होकर भाईचारे के साथ एक छत के नीचे इस खुले आसमान में आराम से सुखपूर्वक स्वतंत्र होकर एक न्यायिक व्यवस्था में अपना जीवन सुखपूर्वक बिता सकें। आप सोचिए, बताइए, क्या आज के समय में हम सभी भारतवासी एक सुखपूर्वक जीवन, शांतिपूर्ण न्यायिक जीवन बिता रहे हैं? क्या हमारा देश में वास्तविक जो बदलाव होना चाहिए वो हो रहा है? हमारे देश की आज़ादी को 70-75 साल हो चुके, लेकिन हमें जो प्रगति चाहिए थी, जो उन्नति चाहिए थी, वो अब तक हमने प्राप्त नहीं की है। क्यों? इसमें हम सभी का कसूर है, चाहे वो यहाँ के नेता हों, चाहे वो यहाँ के इंजीनियर हों, अन्य पद पर बैठे सरकारी ऑफिसर हों, या हम सभी भारतवासी पब्लिक, आम जनता जिसे कहते हैं, वो हों। और वास्तव में अगर देखा जाए तो हमारे देश के 4 प्रमुख स्तंभ हैं: नेता, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और सबसे मजबूत स्तंभ मीडिया, जिसके चौथा स्तंभ कहा जाता है। और ऐसे तो छोटे छोटे स्तर पर देखा जाए तो समाज की भागीदारी में हर एक मंच का, चाहे वो रंगमंच हो, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक का क्षेत्र हो, या कोई सरकारी तंत्र हो, सबकी अपनी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है देश को आगे बढ़ाने में। क्या ये सभी तंत्र ईमानदारी से अपने लिए कार्य कर रहे हैं? हम सभी को अपने स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर ये सोचना होगा, तभी जाकर हमारा राष्ट्र में बदलाव आएगा, हमारा राष्ट्र प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा। साथियों, जब आज हम अपने राष्ट्र की बात करते हैं तो हम सभी के मन में ये इच्छा होती है कि हमारा राष्ट्र बदले, हमारा राष्ट्र आगे बढ़े, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क बनकर रह जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम सभी अपने खुद के अंदर बदलाव लाना नहीं चाहते, हम सभी दूसरे को बदलना चाहते हैं। हर सरकारी तंत्र में रहने वाले लोग ये सोचते हैं कि ऊपर के जो अधिकारी हैं वो ऐसा कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। हम एक सामाजिक राजनीतिक स्तर पर यदि समाज में रह रहे हैं तो हम अपने पड़ोसियों से अपेक्षा करते हैं कि पहले वो बदलेंगे फिर हम बदलेंगे। तो दूसरे पर जो
कार्य को छोड़ने की भावना है, जो दूसरे लोग पहले बदलें फिर हम भी बदल जाएंगे, ये मन में जो एक सोच घर कर गई है, हमें सर्वप्रथम इस सोच को बदलना होगा, तभी हमारा समाज बदल पाएगा। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से जब तक हमारी मानसिकता खुद से अच्छे कार्य करने की नहीं होगी, खुद से सकारात्मक कार्य करने की नहीं होगी, तब तक यह जन आंदोलन नहीं बन पाएगा और सामाजिक स्तर पर बदलाव लाने में सक्षम नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम समाज को बदलने से पहले खुद को बदलें, खुद को प्रगति की ओर ले जाएं, तो ऑटोमेटिकली एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप हमारा जो देश है वो प्रगति करने लगेगा। मैं उदाहरण के लिए एक बात कहना चाहूँगा आम जनता से, क्योंकि मैं समझता हूँ कि समाज में बदलाव अगर नहीं हो पा रहा है, समाज हमारा करप्शन की ओर बढ़ रहा है, तो इसका सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी हमारे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या कम कह सके निम्न स्तर के लोग हैं, जिनकी आमदनी मुश्किल से 5-10 हज़ार रुपये के आसपास है, सबसे ज़्यादा नुकसान उनको होता है। क्योंकि जो भी रणनीति है देश को आगे बढ़ाने की, वो ना तो उन तक पहुंच पाती है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रहन सहन का स्तर हो, उनका विवेक नहीं बदल पाता, इसीलिए समाज में बदलाव नहीं हो पा रहा है। ये हमारा अपना अनुभव कहता है। आप सब बताइएगा कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। ये आप सब कमेंट के माध्यम से हमारे चैनल पे बताइए कि क्या हमारा ये संवाद आपको पसंद आ रहा है, कैसा लग रहा है। साथियों, मैं खुद जब अपने स्तर से व्यक्तिगत रूप से जब ये बात देखता हूँ तो लगता है कि अगर घर का एक जो कमाने वाला मुखिया है वो अपने परिवार को सर्वप्रथम अगर तरक्की की ओर ले जाने की कोशिश करता है तो उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर वो परिवार अपने आप में परिवार का मुखिया अपने आप में बदलाव कर ले तो हमारे समाज में भी बदलाव संभव है। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से जब वो अपने परिवार के लिए हर पल हर क्षण सोचेगा कि हमें परिवार में अगर हमारे 2 बच्चे हैं तो दोनों को क्या सही मायने में जो उनका बुनियादी अधिकार है, ज़रूरत है, क्या हम उसे पूरा कर पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो ठीक है, ये बदलाव बाद में एक सामाजिक रूप ले लेगा। लेकिन अगर ऐसा वास्तविक में व्यक्तिगत रूप से घर का वो पर्सन जो हेड पर्सन है वो अगर नहीं कर पा रहा, तो खुद जब आपके किसी भी कार्य की पहली नींव की ईंट ही कमज़ोर हो तो आप एक मजबूत मकान का निर्माण कैसे कर सकते हैं। मजबूत स्तंभ ना हो तो आप एक मजबूत मकान की कल्पना कैसे कर सकते हैं। तो अपने समाज में बदलाव लाने के लिए सर्वप्रथम एक आदमी को व्यक्तिगत रूप से अपनी आमदनी को बढ़ाकर, अपने विवेक से अपने बच्चों को शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान देना चाहिए। अगर वास्तव में, और शिक्षा तो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों को शिक्षा से में देने में कमी कर रहे हैं तो फिर आपका परिवार भविष्य में कमज़ोर रह जाएगा। आप अपने बच्चे को कितने भी पैसे दे दो वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को मजबूत शिक्षा दें, उनका नैतिक विकास करवाएं, तो हमारा देश अपने आप कल के डेट में बदलाव महसूस करेगा। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि हम अपने बच्चों को नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाते, उनके साथ समय स्पेंड नहीं करते। हमारा समाज में परिवर्तन तो बहुत हो रहा है, लेकिन इस परिवर्तन के दौर में हम सभी घर के बड़े बुजुर्ग मोबाइल से चिपके पड़े रहते हैं, बच्चों के साथ संवाद नहीं करते। उनके जीवन में क्या समस्या आ रही है, क्या उनकी जो
जीवन शैली है वो सकारात्मक है, अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में व्यस्त रहने के कारण इसका अनुभव नहीं कर पाते। परिणाम है कि वो बच्चे संकोचवश अपने माता पिता से, अपने बड़ों से अपने मन की बात, जहाँ उनको परेशानी आ रही है वो कह नहीं पाते। परिणाम स्वरूप वो नैतिक पतन की ओर जाने लगते हैं, उनके मन में हीन भावना घर करने लगती है और यहीं से हमारा सामाजिक पतन शुरू हो जाता है। साथियों, अगर हम अपना जो बेवजह का समय मोबाइल लैपटॉप में देते हैं, उनको देने के बजाय बच्चों के साथ स्पेंड करें, उनके साथ संवाद करें, तो हमारा परिवार बिल्कुल प्रसन्न चित्त होकर सकारात्मक रूप से अपने आप बदलाव महसूस करेगा। जब परिवार बदलेगा तो गांव बदलेगा, गांव बदलेगा राज्य बदलेगा, राष्ट्र बदलेगा। तो साथियों, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात है कि हम अपनी भौतिक कार्यशैली में अध्यात्म से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, अध्यात्म को महत्व नहीं देते। परिणाम स्वरूप हमारा जो पावन महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसका रस ही हमारे बीच में नहीं आ पा रहा, इसीलिए हमारे बच्चे हीन भावना से ग्रसित हो जा रहे हैं। तो हम चूंकि एक सनातनी हैं, तो अपने आप सभी भारतवासी लोगों को कहेंगे कि आप सभी अपने बच्चों को अपने स्तर से अध्यात्म का पाठ पढ़ाइए, उन्हें गीता का पाठ पढ़ाइए, खुद पढ़िए, परिवार में आध्यात्मिक शक्ति को जगाइए। जब आपके समाज में आध्यात्मिक शक्ति जागने लगेगी तो फिर से वो सतयुग और त्रेता युग जो हम कहते हैं कि अच्छा था, वो फिर से लौटने लगेगा। क्योंकि दिन रात हम खुद बड़े भी मोबाइल में पड़े रहते हैं, दिन रात मोबाइल के साथ व्यस्त रहते हैं, बच्चे भी मोबाइल के साथ व्यस्त रहते हैं। परिणाम स्वरूप वो पता नहीं क्या क्या मोबाइल में देखते रहते हैं। तो अध्यात्म का संदेश उनको दीजिए, अपने बच्चों को सिखाइए, अपने बच्चों को गीता का पाठ पढ़ाइए, उनको रामायण सिखाइए, उनको उनके आदर्शों को बताइए। इस तरह से समाज में जो भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उन सभी का पाठ पढ़ाइए, उनके अच्छे संदेश से उनको रूबरू करवाइए। शायद आप सब में, उनमें ही नहीं, फिर सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और फिर बदलाव महसूस होगा। सामाजिक स्तर पर हम सभी बटे हुए हैं, कोई अपने को ऊंच मानता है, कोई अपने को नीच मानता है। ये सभी इसी आध्यात्मिक कमी का परिणाम है। पौराणिक काल में अगर देखें, त्रेता युग में, सतयुग में, जहाँ भी आप देखें, तो ऐसा कोई आपसी मतभेद नहीं था। राम जी की बात करें तो निषाद जी से उनकी महत्वपूर्ण मित्रता थी। कृष्ण जी की बात करें तो उन्होंने अपने कुल को छोड़कर अन्य कुल वालों से भी अच्छा संबंध स्थापित किया। परिणाम स्वरूप आज श्री कृष्ण हमारे आदर्श हैं, राम जी हमारे आदर्श हैं। महात्मा बुद्ध को देखें तो महात्मा बुद्ध ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। उन्होंने अपने शिक्षा के स्तर को इतना प्रचारित किया, विशाल बनाया, ताकि समाज के हर वर्ग के लोग शिक्षा को ले सकें और आगे बढ़ सकें। चाहे वो कोई भी वर्ग के लोग हों, समाज की मुख्य धारा से जुड़कर सकारात्मकता का अनुभव तभी करेंगे जब उनके अंदर में वास्तविक आध्यात्मिक शिक्षा का विकास होगा। जब वो वास्तविक आध्यात्मिक शिक्षा को नहीं लेंगे, केवल भौतिक शिक्षा जो आज के समय में चल रही है, केमिस्ट्री, गणित, ये विज्ञान, तो इन पुस्तकों से पढ़कर उनको भविष्य में नौकरी मिल सकती है, वो अच्छा व्यवसाय क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर सकारात्मकता शायद
कहीं ना कहीं इसकी कमी जरूर दिखेगी। तो अगर हम अपने समाज में, राष्ट्र में बदलाव चाहते हैं तो हमें अपने बच्चों को गीता का पाठ पढ़ाना होगा, ताकि वो बेकार के मोह माया और अन्य भौतिक सुख सुविधाओं का लोभ और मोह त्याग कर निष्पाप और निष्कलंक होकर अपना एक जीवन सकारात्मक रूप से जी सकें। इसके लिए उनको आध्यात्मिक पाठ पढ़ना होगा। हमारे समझ में, इस संसार में भगवत गीता एक ऐसी वस्तु है जिसका पाठ करने पर हम लोग अपने जीवन में बदलाव महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रंथ है जो समाज के सोच को बदलने का पूर्ण सामर्थ्य रखता है। अगर हम उसे पढ़ें, समझें, आगे बढ़ें तो हमें ज़रूर ये अनुभव होगा कि हम अपने अंदर में भी बदलाव ला सकते हैं। जब अपने अंदर बदलाव आएगा तो इस सकारात्मकता हमारे समाज में फैलकर नई ऊर्जा का संचार करेगा। साथियों, हमें सामाजिक स्तर पर बंटना नहीं है, भेदभाव नहीं करना है, देश को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाना है। साथियों, आजकल के नेता हम सभी आम जनता को बरगला रहे हैं। कोई किसी पुराने जो इस दुनिया में नहीं है, हमारे राष्ट्र में सहयोग किए, उनका नाम लेकर हम सभी को भ्रमित करने का प्रयास करता है। जैसे आजकल एक मुद्दा चल रहा है कर्पूरी ठाकुर जी का, उनके नाम पर कुछ नेतागण हम सभी को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें वो नहीं सोचना है। आने वाले समय में जो हमारा, जैसे हमारे देश में, राज्य में जो भी परिवर्तन होने हैं, उसमें केवल आप अपने अच्छे नेता को चुनें जो आपके लिए काम करते हैं, आपके बदलाव के लिए काम करते हैं। 70 वर्ष से हमारा देश चल रहा है, लेकिन 70 वर्ष में नेताओं को अपने देश में बदलाव लाने का, रोजगार की कमी है, ऐसा नहीं दिखा। हर लोग दूसरे विपक्षी पार्टी पर यह आरोप लगाते हैं वो रोजगार नहीं दे रहे। मैं किसी एक की कमी नहीं कहूँगा, ये रोजगार के बहाने कोई न्यायिक यात्रा निकाल रहा है, दूसरे को दोषारोपण कर रहा है कि हम न्यायिक यात्रा निकाल कर क्या जिताना चाह रहे हो भाई। 70 वर्षों से आपकी न्यायिक यात्रा पूरी नहीं हुई, आज आप न्यायिक यात्रा कर रहे हो। इनके हर कार्य में मैंने विपक्ष को कभी भी, विपक्षी नेताओं को कभी भी सकारात्मक कार्यों में सरकार का सहयोग करते नहीं देखा। तो चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के नेता हों, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। एक राज्य के स्तर पर भी अगर देखा जाए तो जो अच्छे लोग हैं उनको बंदी बनाने का प्रयास किया जाता है। जो समाज में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, समाज के लोगों को आईना दिखाने का प्रयास करते हैं, उनके पथ को रोका जाता है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। ये सभी आम जनता की गलती है, क्योंकि आम जनता जाति के नाम पर, कोई यादव है, कोई भूमियार है, कोई चमार है, कोई शूद्र है, इस नाम पर बंटकर जाति के नाम पर हम लोग वोट देते हैं, मतदान करते हैं। इसी का परिणाम है कि ये नेता हमारे इस कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं, हमें भड़काते हैं और हमारा राज्य में बदलाव नहीं होता। जब हमारा राज्य ही नहीं बदलेगा, बदलाव नहीं महसूस करेगा, तो राष्ट्र कहाँ से तरक्की करेगा। साथियों, इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सभी अगर अपने क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं, राज्य में बदलाव चाहते हैं, राष्ट्र में बदलाव चाहते हैं, तो हम सभी को व्यक्तिगत स्तर पर अपने मन से सर्वप्रथम वार्गिक रूप से जो मतभेद है उसको समाप्त कर नेताओं के भ्रामक प्रचार से, भ्रामक उपदेश से बचना होगा। वो हर समय ये योजना बनाते रहते हैं कि कैसे मेरा व्यक्तिगत लाभ हो। सचमुच देश में, देश के नेताओं में जो परिवारवाद की भावना है, ये
देश को सांप के जहरीले जहर की भांति डस रहा है, देश को पीछे क्यों ले जा रहा है। ये देश के नेता लोग अपने परिवार का विकास कर रहे हैं, ना तो राज्य का विकास करते हैं, ना तो देश का विकास करना चाहते हैं। कोई भी योजना हम तक सकारात्मक रूप से नहीं पहुंचती है। मैं आप लोगों के इस वीडियो के माध्यम से सरकार से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि साहेब, आप सब जहाँ भी हैं, जो भी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आपकी बहुत सारी योजनाएं देश में बदलाव कर रही हैं, लेकिन बहुत सारी योजनाओं का समान रूप से लाभ देश के समस्त राज्यों को नहीं मिल पा रहा है। श्रीमान, जिस प्रकार आप सीधे सभी योजनाओं को देश में सही तरीके से लागू कर रहे हैं, कुछ योजनाओं जैसे विधवा पेंशन है, जैसे कोई भी पेंशन की योजना है, ये हर राज्य में अलग अलग है। कहीं 2000 मिल रहा है, कहीं 1000 मिल रहा है, कहीं 500 मिल रहा है। अगर आप वास्तविक में इन योजनाओं को सब राज्यों में देना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि ये सारी योजनाओं को आप पूरे राज्य में एक समान करें। 500, 400, 1000 नहीं होना चाहिए। सारे राज्यों को एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे समस्त राज्यों में समस्त योजना, भारत सरकार जो भी योजना चलाए उसका समान रूप से लाभ सबको मिले। मैं तो कहता हूं कि राज्य सरकार को पेंशन देने का अधिकार नहीं दिया जाए, वो आप अपने हाथ में लें ताकि समान रूप से सब राज्यों में जाए। राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में जब तक ये योजनाएं रहेंगी तब तक ये बंदर बांट होता रहेगा। कोई योजनाएं पहुंचेंगी, कोई नहीं पहुंचेंगी, कोई धरी की धरी रह जाएंगी। राज्य सरकार को ये अधिकार दें, केवल वो अपने राज्य के अंदर में कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलाएं, न्यायिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं। हम आज प्रधानमंत्री से ये भी निवेदन करना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश की सबसे मजबूत व्यवस्था जो कि न्यायिक व्यवस्था है, इसमें भी बदलाव किया जाए। कई ऐसे केसेस हैं जो वर्षों से लंबित हैं, चले आ रहे हैं, तारीख पे तारीख मिलती चली जाती है। इन सभी योजनाओं को हम चाहेंगे कि आप कोर्ट को या फिर जैसे भी, मुझे नहीं पता, सभी न्यायिक व्यवस्था में कुछ ऐसा बदलाव हो कि ताकि आरोपियों को जल्दी से जल्दी सज़ा मिले और निर्दोष जो हैं उनको समय पर न्याय मिल सके, ऐसी व्यवस्था की जाए। और हम सभी आम जनता लोगों से ये निवेदन करना चाहेंगे कि भाई, बंधु, मातागण, बहनें, आप सभी जो भी हैं, हमारे इस वीडियो को अगर आप देख पा रहे हैं तो व्यक्तिगत रूप से अपने परिवार में बैठकर समाज को बदलने के बजाय अपने परिवार को बदलिए। किसी के भड़काऊ भाषण के पीछे मत भागिए, अपनी सोच को बदलिए, अपने परिवार को बदलने पर अपना सारा ध्यान फोकस कीजिए। समाज अपने आप बदलेगा जब आपका परिवार सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। आपके परिवार को सही मायनों में शिक्षा मिलेगी, सही मायनों में रोटी मिलेगी, जब उनकी भूख शांत होगी, उनमें अच्छी भावना का विकास होगा, तो राष्ट्र अपने आप बदलाव महसूस करेगा। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी आम जनता से निवेदन करते हैं कि अनावश्यक रूप से आप नेताओं के बहकावे में ना आएँ। आप अपने रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा जैसी बुनियादी ज़रूरत को अपने परिवार को पूरा करें, अपने आमदनी को बढ़ाएं और देश के मुख्य धारा से जुड़कर व्यक्तिगत रूप से कार्य करें। समाज अपने आप बदल जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज के इस वीडियो में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। आप सबों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
अभिनंदन, नमस्कार। एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।